तैयार रहिए। स्टार्ट। लोकतंत्र में लोक लुभावन राजनीति आसान रास्ता जरूर है, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह राज्यों की आर्थिक सेहत के लिए धीमा जहर भी साबित हो सकती है। ताज़ा वित्तीय आंकड़ों ने 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की उस कमजोरी को उजागर किया है जिस पर लंबे समय से पर्दा डाला जाता रहा। यहाँ विकास कार्यों पर अपेक्षाकृत कम खर्च और कर्ज के बढ़ते बोझ ने यह साफ कर दिया है कि सरकारें अब दीर्घकालिक निर्माण की बजाय अल्पकालिक राजनीतिक संतुष्टि की राह पर ज़्यादा चल रही हैं। तीनों राज्यों में एक समान प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। कर्ज लेकर मुफ्त योजनाएं चलाने की राजनीति, कहीं मुफ्त बिजली, कहीं नकद सहायता, कहीं चुनावी गारंटियों की भरमार। जनता को राहत देना सरकार का दायित्व जरूर है, लेकिन राहत और निर्भरता के बीच एक महीन रेखा होती है। दुर्भाग्य से राजनीति अब उस रेखा को मिटाती जा रही है। विकास खर्च के मामले में ये राज्य पिछड़ते नजर आए हैं। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने बजट का बड़ा हिस्सा पूंजीगत निवेश यानी सड़क, उद्योग, सिंचाई, शहरी ढांचे और तकनीकी विकास पर लगाया है। यह तस्वीर केवल आंकड़ों का अंतर नहीं बल्कि सोच का फर्क भी है। एक तरफ वे राज्य हैं जो भविष्य का ढांचा तैयार कर रहे हैं, दूसरी ओर वे राज्य हैं जो लोक लुभावन योजनाओं से वाहवाही लूटने में व्यस्त हैं। सबसे बड़ा संकट यह है कि जो कर्ज लिया जाता है वह उत्पादन बढ़ाने या परिसंपत्तियां खड़ी करने में कम, राजस्व खर्च में ज़्यादा जा रहा है। यानी जो पैसा आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़क, अस्पताल, शिक्षा और उद्योग खड़े कर सकता था, वह तत्काल वितरण में खर्च हो रहा है। ऐसा करने वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जाता है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विस्तार की गति अपेक्षाकृत धीमी है। राजस्थान में पानी और रोजगार की चुनौतियां पहले से गंभीर है। वहीं छत्तीसगढ़ जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, वहाँ भी आर्थिक आत्मनिर्भरता की बजाय सरकारी योजनाओं पर निर्भरता बढ़ रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो ये राज्य विकासशील नहीं बल्कि अनुदान आधारित अर्थव्यवस्था वाले प्रदेश बनकर रह जाएंगे। अब समय है कि सरकारें राजनीतिक साहस दिखाएं। पहली आवश्यकता यह है कि कर्ज लेने की स्पष्ट सीमा तय हो और उसे पूंजीगत परियोजनाओं तक सीमित किया जाए। दूसरी जरूरत यह है कि हर मुफ्त योजना की आर्थिक और सामाजिक समीक्षा अनिवार्य हो। सरकार फ्रीबीज मॉडल से निकलकर सशक्तिकरण मॉडल की ओर बढ़े। किसान को सूक्ष्म सिंचाई और बाजार उपलब्ध कराना उपयोगी होगा। युवाओं को रोजगार और कौशल चाहिए। महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना होगा। राजस्थान में आटा साटा की प्रथा को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह बड़ी सामाजिक चिंता से जुड़ी है। कोर्ट का यह कहना है कि एक बेटी किसी दूसरे बेटे की शादी की गारंटी नहीं हो सकती। इस प्रथा के पीछे छिपी शोषण की क्रूर वास्तविकता को उजागर करता है। हो सकता है आटा साटा को शुरुआत में
वैवाहिक रिश्ते तय करने में आ रही बाधाओं को पूरा करने का माध्यम माना गया हो, लेकिन पहले भी इसमें बेटियों का शोषण होता था और आज भी हो रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हैरत की बात यह है कि आटा साटा के तहत एक परिवार की बेटी की शादी आज भी दूसरे परिवार के बेटे से इस शर्त पर की जाती है कि दूसरे परिवार की बेटी की शादी भी इस परिवार के बेटे से होगी। समस्या यह है कि इस तरह प्रथाओं में बेटियों की सहमति, गरिमा व अधिकारों की अनदेखी कर दी जाती है। पीड़ादायक स्थिति तब होती है जब एक पक्ष से जुड़े रिश्ते में आई दरार की तोहमत दूसरे रिश्ते पर डाल दी जाती है। ऐसे में यदि एक बहू अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो दूसरी बेटी के वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों को निमंत्रण मिल जाता है। इसके चलते बेटियां रिश्तों में बराबरी की अधिकारी नहीं बल्कि गारंटी बनकर रह जाती हैं। बदलते दौर में यह मानसिकता किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। हमें यह समझना होगा कि बेटियां परिवारों के बीच सौदे का माध्यम नहीं है, वे भी अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार रखती हैं। हाईकोर्ट ने तो बीकानेर फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर नजीर पेश की है, पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन को भी प्रताड़ना के इस तरह के मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए। पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, यह सुनिश्चित करना चाहिए। सामाजिक पंचायतों को ऐसे मामलों में गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षित समाज, सामाजिक संगठनों और युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। हर माता पिता को समझना होगा कि बेटियां अपनी पहचान और सम्मान के साथ जीने की अधिकारी हैं। विराम।